हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की वज्र गुणन विधि को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3.4 प्रश्नावली तक तीनों विधियां कंप्लीट कर ली हैं। अब वज्र गुणन विधि की बारी है। इसमें 3 एग्जाम्पल्स हमारी बुक में दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम्पल्स थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, उससे हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 2 आसान से एग्जाम्पल समझने के हिसाब से यहां बना लिए हैं। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर बुक के जो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हमें वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले ये वाला कर रहा हूं, फिर ये करूंगा। ये कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, समझने के लिए आसान रहेगा हमारे। फिर हम ये करेंगे और फिर बुक के शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करते हैं। कैसे करना है, करने का तरीका यहां थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स में। तो स्टूडेंट्स को कंपैरेटिवली दूसरे मेथड ज्यादा आसान लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं वो, या फिर मेथड वो भूल जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। मेथड फिक्स है, अगर आपको ये ढंग से समझ में आ गया तो और मेथड से जल्दी आंसर आता है इसमें बहुत बार। तो देखो कैसे करना है, ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आप x के बटे में कुछ लिखोगे, बराबर में माइनस वाई बटे, क्या लिखना है वो बाद में बात करेंगे। पहले शुरू में क्या करना है, ऐसे बटे में करके लिख देना है। और 1, सबसे पहले x, फिर इधर माइनस का y और फिर 1। हमेशा यही रहेगा, समीकरण में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये शुरू में ऊपर में ये अंश में जो लिखना है वो तो फिक्स है, x माइनस वाई और 1। यहां पर प्लस माइनस कैसे भी लिखे हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब नीचे क्या लिखेंगे वो ध्यान से देखो। नीचे लिखने के लिए हमें इन समीकरणों की मदद लेनी है। ध्यान से देखें कैसे करना है। x के नीचे लिखने के लिए x को छुपाएंगे और ये जो बचा है उसकी मदद से लिखेंगे इसके नीचे। y के नीचे मतलब माइनस वाई के नीचे जो लिखना है उसके लिए y को छुपा लेंगे, और जो बचा है उसकी मदद से इसके नीचे लिखेंगे। और 1 के नीचे जो लिखना है उसके लिए इसको छुपा लेंगे, और जो बचा हुआ है उसकी मदद से इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये है प्रोसेस। अब कैसे करना है, तो x के नीचे लिखने के लिए इसको छुपा लिया। आगे का काम यह है कि छुपाने के बाद जो बचा उसमें इसका गुणांक और इसका गुणांक आपस में गुणा होंगे, मतलब 2 गुणा 7। मैं लिख देता हूं एक बार, तो 2 गुणा 7, और बीच में माइनस साइन लगाएंगे। हमेशा सब में माइनस साइन लगेगा बीच में। इन दोनों को गुणा कर लिया, गुणांकों को करना है, केवल y को मत कर देना यहां पर, सिर्फ गुणांक 2 और 7। उसके बाद इसके गुणांक आपस में गुणा होंगे, 3 और 5। ये 3 और 5, इन दोनों के गुणांक माइनस इन दोनों के गुणांक, इस तरह से करना है। फिक्स है ये, पहले इधर वाला फिर इधर वाला। इसमें भी उल्टा मत करना, वरना माइनस का फर्क आ जाएगा आंसर में। पहले ये वाला फिर ये वाला। अब इधर देखते हैं एक बार, इसको ढक लिया। x का गुणांक कितना है यहां पर x का गुणांक 1 है, 1 है, कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहां पर 1 लिखा हुआ है। तो 1 गुणा 7, ये 1 गुणा 7। शांति से लिखें, जल्दबाजी करने की कोशिश नहीं करें, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी। प्लस माइनस की बहुत गलतियां होती है यहां पर। ढका हुआ है ये गुणा ये, तो 3 गुणा 3, तो ये 3 गुणा 3 लिख लिया। अब 1 के नीचे क्या लिखना है, इसको ढक लिया। 1 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3, तो मैं लिखता हूं 1 गुणा 5 माइनस 2 गुणा 3, ये लिख लिया हमने। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लो। सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x बटे 7 दूनी 14 माइनस 5 तिया 15 बराबर में माइनस का y बटे 7 एकम 7 माइनस 3 तिया 9 बराबर में 1 बटे 5 एकम 5 और माइनस में 3 दूना 6। ये आ गया। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, और ये x के बटे में आएगा माइनस का 1, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो माइनस y के बटे में आ रहा है माइनस का 2, और यहां 1 के बटे में आ रहा है माइनस का 1। अब देखो क्या करना है, एक बार तो पहला वाला और आखिरी वाले को ले लो, तीनों बराबर ही है, तो कोई 2-2 लेना है। 2-2 कौन से, x वाले के साथ आखिरी वाला और y वाले के साथ आखिरी वाला। तो एक बार तो x बटे माइनस 1 के साथ में 1 बटे माइनस 1 लेना है। दूसरी बार में हमें इसके साथ ये वाला लेना है, तो माइनस y बटे माइनस 2 के साथ में 1 बटे माइनस 1 लेना है। अब देखो इससे क्या आंसर आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर यहां से 1 आ गया सिंपल में। इधर की बात करें तो ये माइनस से माइनस पहले काट लो, काट लिया तो ये क्या बन गया, y बटे 2, और 1 बटे माइनस 1 ही होता है वो तो। अब सिर्फ 2 उधर जाएगा, तो y से कितना मिल गया हमारे को, 2 गुणा माइनस 1 मतलब माइनस 2।
शुरू में पहली बार में करने पर ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लेके आना है और उससे कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ी नई चीज़ है हमारे लिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे 5-7 क्वेश्चंस करने के बाद में ये बहुत आसान लगने लगेगा आपको। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो ये कर लिया हमने। सबसे आसान क्वेश्चन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ सब के सब प्लस में दे रखे थे। अब मैं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेता हूँ ताकि हमें और अच्छी प्रैक्टिस होए, आगे क्वेश्चंस में दिक्कत ना आए। इसमें माइनस प्लस का काफ़ी पंगा है, तो देखो करना कैसे है। पहला स्टेप जो ध्यान देने वाला है वो ये है कि सारे के सारे एक तरफ होने चाहिए, बराबर में जीरो होना चाहिए। यहाँ तो बराबर में जीरो मैंने जान करके लिया था ताकि आपको एक बार मेथड समझ में आ जाए, इसलिए सबसे आसान एग्जाम्पल लिया था। अब पहले तो बराबर में जीरो होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो बराबर में जीरो नहीं है तो पहले बराबर में जीरो बनाओ, इसको एक तरफ ले लो। एक तरफ लोगे तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पर 2x प्लस में 3y माइनस में 36 बराबर 0। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब काम के समीकरण बन गए हमारे, बराबर में 0 है, तो इस तरीके से शुरू कर दो। अब इसको कैसे शुरू करना है, सेम वही प्रोसेस, x बटे माइनस वाई बटे और 1 बटे क्या क्या आएगा, x के बटे में जो आएगा वो आएगा इसको छुपाने पर जो बन रहा है वो। अब ध्यान से देखना है, पहली बात तो ये मैं पहले लिख देता हूं, x के साथ कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, वो तो जाहिर सी बात है। ये माइनस वाई का मतलब है एक्चुअल में ये माइनस का 1y है, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना, और बाकी सब में तो गुणांक दिख रहे हैं अपने को। नहीं दिखे तो 1 लिख लिया करो, उससे आसान रहे, अपने को करना आसान पड़ेगा। चलो ये छुपा लिया हमने। अब पहले ये गुणा होते हैं आपस में, फिर ये गुणा होते हैं आपस में, तो पहले इन दोनों को गुणा करो, इन दोनों को मतलब गुणांकों को। माइनस का 1 गुणा माइनस का 36, साइन के साथ उठाना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो माइनस 1 गुणा माइनस 36, तो ये कितना बनेगा, यहां लिखता हूं मैं, माइनस 1 गुणा माइनस 36, और बीच में माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, वो तो फिक्स्ड ही है, वो तो हमेशा ही आएगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, बाकी के देखो अब कैसे बनेंगे। हाँ, इसको छुपाया था हमने, एक बार तो हमने ये ले लिया, अब एक बार ये लेंगे, ये मतलब 3 गुणा माइनस 3, तो ये आएगा 3 और माइनस का 3। x का काम खत्म, y का काम शुरू करते हैं। ये छुपाया हमने, पहले 1 गुणा माइनस का 36 लिख देता हूं पहले मैं एक बार, 1 गुणा माइनस का 36 और फिर बीच में माइनस का साइन, और यह आएगा 2 गुणा माइनस 3, 2 गुणा माइनस 3। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बस एक ये लाइन अगर आपने सही बना दी तो आगे बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है। मेन है ये वाली लाइन, 1 के नीचे इसको छुपाया, 1 गुणा 3 सिंपल में, प्लस वाले हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बीच में माइनस का साइन, 2 गुणा माइनस का 1, 2 गुणा माइनस का 1, बस अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब तो x के बटे में आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस का 36 हो गया ये, और माइनस माइनस प्लस का ही 3 तिया 9 हो गया है। इधर माइनस का y बटे में माइनस का तो 36 और माइनस माइनस प्लस का 3 दूना 6 हो गया, और बराबर में 1 बटे 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस होकर के 2 एकम 2 हो गया। अब क्या बनेगा, ये x के बटे में आ जाएगा 36 और 9 45, 45 माइनस y अपॉन में माइनस 30 कैलकुलेट होकर के, और ये 1/5। ये माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, इधर भी कर सकते थे हम, पहले ही हमने बाद में किया, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले x के साथ में ये अचर वाला ले लो और y के साथ में ये अचर वाला ले लो, क्या बनेगा, x बटे 45 बराबर में 1/5, ऐसे ही एक बार y बटे 30 बराबर में 1/5। 45 इधर जाएगा तो यहां से x का मान आ गया 45/5 मतलब 9 के बराबर, और ऐसे ही यहाँ पे y का मान आएगा 30/5, 30 इधर चला जाएगा, 30/5 मतलब 6 के बराबर। तो x और y यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो। मेन काम यहाँ का है, इस वाली लाइन का, यहाँ पर अगर प्लस माइनस की ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आसान है आपके लिए, बस प्लस माइनस का मेन ध्यान देना है। एक जो मेन ध्यान देना है वो है बीच में माइनस वाई लिखते हैं, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, यहाँ माइनस वाई लिखना है, प्लस वाई मत लिख देना, नहीं तो फिर माइनस का पंगा आ जाएगा आपके। ठीक है, तो ये बेसिक तरीका है, सॉल्व कैसे करना है वज्र गुणन विधि को वो समझा है हमने। अब हम उदाहरण शुरू करेंगे, तो
तो इस प्रश्नावली का 3.5 प्रश्नावली का पहला उदाहरण देखो क्या है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। देखो उदाहरण नंबर 14 है, बंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के और 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपए है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें तो कुल लागत 76 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि जिस चीज को पूछा जाता है क्वेश्चन में उसी को आप x और y लोगे। पूरे चैप्टर में ये रूल चल रहा है। तो यहां पर 2 चीजें हैं, एक तो बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, इसको हम x मान लेंगे, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, इसको हम y मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं लिख देता हूं, ध्यान से देखो। माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया x रुपए तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपए है। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब इसके आगे देखो, पहली बात तो ये कि हमें प्रश्न पढ़ के शांति से समीकरण बनानी है। उसके बाद किस विधि से सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन में लिखा है कि वज्र गुणन विधि से करो या विलोपन विधि से करो या प्रतिस्थापन विधि से करो या ग्राफीय विधि से करो, तब तो उसी से करना है जिसका नाम लिखा है। अगर नाम नहीं लिखा है तो आपको जो विधि पसंद है आप उससे सॉल्व कर सकते हो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, भले किसी भी प्रश्नावली का प्रश्न हो। जब तक उसने ये नहीं लिखा कि किस विधि से करो, तब तक आप किसी भी विधि से करो, सबसे सही माना जाएगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर विधि से ही करना है आपको, तब तो उसी से करना पड़ेगा। किसी और से कर दिया तो गलत मानेंगे फिर वो, है ना। तो फिलहाल तो इसमें नहीं लिखा हुआ है तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको वज्र गुणन से ही करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए उससे। देखो अब आगे इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, मल्लेश्वरम का किराया तो x रुपए है, यशवंतपुर का किराया y रुपए है। अब 2 टिकट मल्लेश्वरम के ले रहे हैं, एक टिकट का किराया x रुपए है, तो 2 टिकट का किराया कितना हो जाएगा, 2x रुपए हो जाएगा। और यशवंतपुर का किराया y रुपए है और यशवंतपुर के कितने टिकट लिए हैं, 3 टिकट, तो 3 टिकट लोगे तो 3y रुपए किराया हो जाएगा। एक टिकट का y रुपए है तो 3 टिकट का 3y रुपए हो जाएगा। और कुल कितने रुपए देने पड़े हैं इसको, 46 रुपए देने पड़े हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी समीकरण बनेगी आगे जो इंफॉर्मेशन है उससे, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के लेते हैं, एक टिकट का मल्लेश्वरम का किराया x रुपए है तो 3 टिकट का 3x रुपए हो जाएगा। और साथ में 5 टिकट यशवंतपुर के खरीदें, 5 टिकट यशवंतपुर के तो 5 गुणा y, क्योंकि एक टिकट का किराया y रुपए है, वो कितना आता है कुल, वो 74 रुपए पड़ रहा है। तो ये समीकरण नंबर हमारी 2 हो गई। 2 समीकरणें हमने आसानी से निकाल ली हैं। अब उसको वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि बराबर में 0 होना चाहिए आपके पास, उसको उस तरफ ले जाओ आप, तब आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो बराबर में 0 नहीं है तो उस तरफ ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या लिखेंगे इसको लिखोगे आप 2x प्लस में 3y और माइनस में 46 बराबर में 0, और यहाँ आएगा 3x प्लस में 5y माइनस में 74 और बराबर में 0। अब इसको हल कर लेना है। हल करने का तरीका फिक्स्ड है। सबसे पहले x और उसके बटे में लिखोगे, फिर माइनस का y और उसके बटे में लिखोगे, फिर 1 और उसके बटे में लिखोगे। क्या लिखना है देखो ध्यान से, x के नीचे लिखने के लिए ये छुपा लेंगे और गुणांक, इसका गुणांक इसको छुपा लिया तो इसका गुणांक और इसका गुणांक, फिर माइनस इसका गुणांक और इसका गुणांक। तो देखो 3 गुणा माइनस 74, फिर बीच में तो माइनस का साइन लगता ही लगता है, ये हमने सीखा है अभी थोड़ी देर पहले ही, फिक्स है, सब में लगेगा तो। उसके बाद इसको छुपाने पर 5 गुणा माइनस 46, 5 गुणा माइनस का 46, तो ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये हमने लिख लिया। अब y के नीचे इसको छुपा लिया तो ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, तो 2 गुणा माइनस का 74 और माइनस साइन 3 गुणा माइनस का 46, ये बना दिया। अब 1 के नीचे क्या लेना है, इसको छुपा लो,
तो 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, 2 गुणा 5 माइनस 3 गुणा 3, ये बना ली हमने। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो गया काम। सॉल्व करने के लिए थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। जैसे 74 को 3 से गुणा करोगे तो यह आता है माइनस का 222, और माइनस माइनस प्लस 46 को 5 से गुणा करोगे तो यह आएगा 230 के बराबर। बराबर में अब माइनस का y और 74 को 2 से करोगे तो यह आएगा माइनस का 148, और माइनस माइनस प्लस 46 को 3 से करोगे तो यह आएगा 138, बराबर में 1/5 दूना 10 और 3 तिया 9। तो ये बन गया, देखो x के बटे में तो आ गया, ये माइनस होगा तो ये बनेगा 8 प्लस का, बराबर में माइनस का y बटे में माइनस का 148 और माइनस का 100 प्लस का 138, तो माइनस का 10 बच गया, और बराबर में 1/1, 10 में से 9 गया तो 1। कितना आंसर आएगा? पहले तो इसको इसके बराबर कर लो, पहले तो ये माइनस से माइनस हटाओ। अब x/1 को 1/1 के बराबर करो, और एक बार y/10 को 1/1 के बराबर कर लो। तो क्या बनेगा? यहां से x का मान तो 8 हो गया और y का मान 10 हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। मतलब बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तो 8 रुपए है, तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया 10 रुपए है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आपके पास समीकरण आ गई है। समीकरण आने के बाद एक तरफ ले लो, बस ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद छोटी मोटी कैलकुलेशन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है। आगे के 2 एग्जाम्पल्स जो हैं वो थोड़े से अलग हैं, और उस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एग्जाम्पल्स है जो हमने 3.2 में शर्तें पढ़ी थी ना। किस तरह की शर्तें? कि किसके अद्वितीय हल होते हैं, किसके एक हल आता है, किसके अनंत हल आते हैं, किसी का हल नहीं आता है। तो कब कब नहीं आता है? मैं यहां पर एक बार केसेस लिखता हूं, फिर उनको सॉल्व करेंगे। मैं फिर से एक बार लिख दूंगा जो 3.2 में हमने पढ़ा है, ताकि आपको याद आ जाए। फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग कंडीशन समझ लेते हैं, किस कंडीशन में क्या आंसर आता है ना। हमने 3.2 में पढ़ी है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अगर मान लो 2 समीकरण इस तरह से दे रखे हैं जिनके बराबर में 0 है, तो फिर ये कंडीशंस बनाई हुई है। बराबर में 0 नहीं है तो पहले बराबर में 0 बनाओ एक तरफ लेकर के सारा, और जब बराबर में 0 आ जाए तो फिर देखो कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। इसका मतलब है कि अद्वितीय हल आएंगे, मतलब एक ही हल आएगा। लेकिन अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो फिर c1/c2 को चेक करो। अगर वो बराबर नहीं है, इसका मतलब तो कोई हल नहीं है। लेकिन अगर c1/c2 बराबर है उसके भी, तो फिर अपरिमित रूप से अनंत हल आएंगे, या अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे। ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से शुरू करते हैं उदाहरण नंबर 15, और 16 नंबर भी ऐसा ही है। 15 नंबर ये कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल की केस क्या है? ये रहा अद्वितीय हल का केस। a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो उन समीकरणों में a1 a2 b1 b2 निकालते हैं। देखो, तो अगर यार ध्यान से देखो तो a1 का मान है 4, b1 का मान है y का गुणांक मतलब p, और c1 का मान है 8। इधर a2 का मान है 2, b2 का मान है 2, और c2 का मान है 2। तीनों के मान यहां 2 ही है, ठीक है। शुरू करते हैं। हमें तो ये कंडीशन लगानी है, अद्वितीय हल बोला है, तो अद्वितीय आप ऐसे लिखोगे, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होती है a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। जिसका मतलब हो गया कि 4/2 जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए p/2 के। जिसका मतलब ये हो गया कि 4/2 तो होता है 2, बराबर नहीं होना चाहिए p/2 के। तो 2 इधर आ जाएगा, तो 4 बराबर नहीं होना चाहिए p के, मतलब p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के। एक तरीके से p बराबर नहीं होना चाहिए 4 के, बाकी p का कोई मान ले लो, वो अद्वितीय हल ही आएगा। केवल 4 के केस में अद्वितीय नहीं आएगा, बाकी हमेशा अद्वितीय हल आएगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? 4 के अलावा, आंसर ये है 4 के अलावा p के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक
मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल प्राप्त होंगे। बस बस P 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, इतना ही कंक्लूजन है। ऐसे ही लिखना है इसको, नॉट इक्वल में ही चलेगा सारा का सारा, ठीक है। तो बहुत आसान प्रश्न होते हैं इस तरह के, सिर्फ कंडीशन हमें लगानी है, तुरंत आंसर मिलेगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 16 देखो। उदाहरण नंबर 16 है कि के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन ये है। तो हम एक काम करते हैं, पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकाल लेते हैं, उसके बाद ये कंडीशन लगाएंगे और फिर चेक करेंगे आंसर क्या आता है। देखो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले तो a1 b1 c1 के मान। a1 है यहां पर k के बराबर, b1 है यहां पर 3 के बराबर और c1 का मान है माइनस का k - 3, ठीक है। ऐसे सेम a2 का मान है यहां पर 12 के बराबर, b2 का मान है k के बराबर और c2 का मान है -k के बराबर, ठीक है। अब शुरू करते हैं कंडीशन। कंडीशन ये है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो उसकी कंडीशन है कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और वो बराबर होगा c1 बटे c2 के। चेक करते हैं, k बटे 12 बराबर है b1 बटे b2 मतलब 3 बटे k और ये बराबर है माइनस का k - 3 बटे -k। तो ये माइनस से माइनस तो कट गया। अब देखो कैसे करना है, ये तीनों में k दिख रहा है अपने को। अब तीनों में से दो के दो ग्रुप बना लो आप। हमेशा ये करना है आपको, जैसे इस पहले वाले को उधर कैसे करते थे, x y और 1 वाला होता था, तो एक बार इसको इसके साथ ले लो और एक बार इसको इसके साथ ले लो। कोई से भी दो ले सकते हो, वैसे ये जरूरी नहीं है कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ही लें। इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं, फिर इन दोनों को ले लेते हैं, कोई भी दो ले लो आप, बस 2 बार लेना है। तो एक तो k बटे 12 बराबर लिख देंगे हम 3 बटे k के। अगर इसको सॉल्व करें तो वज्र गुणा करो, k स्क्वायर बराबर आ रहा है 12 तिया 36 के बराबर। तो k कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 36 आएगा, प्लस माइनस लगेगा। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस का साइन लगता ही है, फिक्स है। और ये बन जाएगा +/6 के बराबर। लेकिन जरूरी नहीं है +/6 दोनों आंसर ही हैं, वो तब पता चलेगा जब एक ग्रुप तो आपने ले लिया, दूसरे ग्रुप से भी सेम आंसर आएगा तो फिर आंसर माना जाएगा। दूसरा ग्रुप कौन सा ले रहे हैं हम, ये दोनों को, कोई सा भी ले सकते हो आप। एक तो हमने ये दोनों ले लिए, अब दूसरा ग्रुप चाहो तो ये और ये ले लो, चाहो तो ये और ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा उससे, ठीक है। बुक में वैसे इन दोनों को लिया हुआ है, मैं एक काम करता हूं पहला और आखिरी ले लेता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आंसर में फर्क नहीं आता है। बुक में वैसे इन दोनों को लिया हुआ है, तो पहला और आखिरी देखो यहां पर k बटे 12 बराबर कर देते हैं k - 3 बटे k के। वज्र गुणा करो तो k गुणा k अपना आ जाएगा k स्क्वायर, और ये 12 से अगर गुणा करें तो 12 गुणा k - 3। अब आगे आराम से गुणा कर लेंगे इसको, तो ये कितना बनेगा, ये आ रहा है k स्क्वायर बराबर 12k - 36, सब कुछ एक तरफ ले लो, द्विघात समीकरण आ गया है। k स्क्वायर - 12k प्लस में 36 बराबर 0। थोड़ा सा अगर आप ध्यान दो ना तो ये होल स्क्वायर है किसका, ये k स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, ये एक्चुअली k - 6 का होल स्क्वायर है। क्या होता है k - 6 का a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab, माइनस में 2 × k × 6 माइनस का 12k ही हो गया। तो उस तरह से खुला हुआ है ये। तो ये कितना बन जाएगा, स्क्वायर तो हटा लो, उधर 0 में चला जाएगा सब, √0 0 ही हो गया, स्क्वायर हटेगा तो √0, वो तो 0 होता है। तो k का मान कितना आ गया यहाँ से 6। अब इसमें और इसमें जो दोनों में मान मिल रहे हैं वही हमारा आंसर होगा फाइनल।
दोनों में कौन सा मिल रहा है? इसके दो आंसर हैं, प्लस का 6 और माइनस का 6। इसके हिसाब से आंसर है प्लस का 6। तो प्लस का 6 ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा k बराबर 6 प्लस का 6 जो दोनों में मिल रहा है। ऐसे करना है अगर अपरिमित रूप से अनंत हल आ रहे हैं तो। ठीक है, तो ये है प्रोसेस करने का। इस तरह के एक्सरसाइज में 3.5 में भी कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वैसे 3.5 के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम एक एक क्वेश्चन को शांति से ध्यान से करेंगे अगले वीडियो में। और इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें और नए नए वीडियोस को बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।